फिर लोग कह देते हैं कि ग्रीस होती है पैरों में, वो खत्म हो रही है, इस वजह से मेरे दर्द हो रहा है। नी रिप्लेसमेंट को लेके एक सबसे कॉमन तो मिथ यही रहता है कि ये एक सरफेस रिप्लेसमेंट होता है। हम क्या करते हैं कि एक पैटर्न में 30 प्लस में ऐसा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हीलिंग किडनी के जो पेशेंट्स हैं उनमें हीलिंग के इश्यूज होते हैं। हाँ। तो आज भी सर हम सेशन में मतलब प्रॉपरली कोशिश यही करेंगे, जैसे नी पेन है बेसिकली, इसके अराउंड हम बात करेंगे, ठीक है, इसी के अराउंड सारा सिनेरियो रखेंगे, ठीक है। ताकि ऑब्वियसली सर आज के टाइम पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर देखा जाए, बट लोग इसको ना इतना ज़्यादा वो नहीं करते, कहते हैं कि चलो ठीक है हम एक्सरसाइज कर लेंगे या रनिंग करने लगेंगे या फिर घास पे उल्टा दौड़ना शुरू कर देंगे। बेसिकली जैसा अगर प्रैक्टिकली देखूं, नी पेन का जो है यंगर इंडिविजुअल में तो खैर होता है, बट मेनली ये एज द एज ग्रोज जो है ना, तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जैसे हम लोग जो ओपीडी में पेशेंट्स एड्रेस करते हैं ज़्यादातर 50 प्लस होते हैं, ठीक है। अब मेन उनके अंदर एक कन्फ्यूजन रहता है कि क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई रास्ते हैं, ठीक है, नी पेन को ठीक करने के कई रास्ते हैं, और कभी कभी रास्ते बंद हो जाते हैं जब ज़्यादा खराब हो जाता है, तब फिर रास्ता सिर्फ नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाता है, ठीक है। तो हमें एक तो नी पेन का जो मेन कारण होता है जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, घिसावट। लेकिन एक यंगर इंडिविजुअल्स में जो नी पेन के कारण होते हैं, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया बाय जो होती है, हाँ गठिया बाय, ठीक है, तो उसके और भी लक्षण होते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ओके, ठीक है। प्लस अदर कॉजेज जैसे होते हैं, कभी कभी यूरिक एसिड बढ़ने के कारण हो जाता है, उसको गाउट कहते हैं, गाउटी आर्थराइटिस, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ कारण हैं जिनके ऊपर हमें मतलब नी पेन्स को मतलब सोचना होता है कि क्या पॉसिबल कारण हो सकता है किसी भी पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो सर ये इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस? हाँ, वो तो मैं जैसे बताऊंगा अभी कि जैसे कि उंगलियों में अकड़न लगना, बॉडी में स्टिफनेस महसूस होना, फैमिली हिस्ट्री रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, गठिया की होना, तो इससे जो है हमें सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होना, मेनली उंगलियों का और पंजे के जोड़ों का जो है ना दर्द होता है अलॉन्ग विथ नी पेन, ओके, ठीक है। और जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें सिर्फ नी में पेन होता है, ओके। मेन उसका जो कंपोनेंट है वो नी पेन है। अच्छा सर, ये जो लोग मैंने कई बार मतलब इनफैक्ट मैंने वुमेन्स में सबसे ज़्यादा देखा है कि सर्दियों के टाइम पे या कुछ ठंडी हवा चल रही है, वही तो चीज़, वो जो प्रॉब्लम है ना, वो कहीं ना कहीं हल्का गठिया होता है। गठिया भी बहुत प्रेवलेंट होता है, और इस चीज़ को कहीं ना कहीं लोग अपनी पास्ट सर्जरी किसी मतलब पर्टिकुलर कोई हिस्ट्री रहती है उससे भी कनेक्ट कर देते हैं कि मेरे एक टाइम पे ना कैन्युला लगा था, काफ़ी देर तक लगा रहा, तो कुछ ना कुछ तो लोग हर चीज़ के एक कारण तो ढूंढते हैं, हाँ, कि क्या हो सकता है पॉसिबल। कुछ लोग जैसे स्पाइन में अगर इंजेक्शन लगता है डिलीवरी के बाद, तो वो लाइफ लॉन्ग फीमेल बताती है कि वो जब से वो लगा है तभी से बैक पेन। ये तो कॉमन है सर, बहुत ज़्यादा ये होता है। ऐसे ही ज़्यादातर फीमेल चाइल्ड बर्थ के से रिलेट कर देती है कि जब से ये हुआ है तभी से दर्द, हाँ, ठीक है। तो ये सब कॉमन है, लेकिन ऐसा है नहीं, साइंटिफिकली नहीं है, ओके, ठीक है। तो जो है बाकी तो मतलब एक तो ये एस्पेक्ट हो गया, फिर एक्सरसाइजेस, वेट, ठीक है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जितना अलॉटेड वेट है आपकी हाइट के लिए, अगर हमारा वेट उससे अधिक है तो इसका मतलब है कि हम लोड डाल रहे हैं। तो हम इसको कंपेयर करते हैं टायर्स के साथ। अगर आपकी गाड़ी का लोड ज़्यादा है, टायर्स तो घिसेंगे जल्दी, हाँ बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से डिस्क्राइब जो है करते हुए चलते हैं, डिस्कस। मैं मतलब जो यंगस्टर्स वाला मैंने पॉइंट स्टार्टिंग में रखा था, वहाँ पर सर क्या होता है मैक्सिमम मैंने देखा कि अभी जैसे मैं हूँ, मेरे साथ मिस्टर महीम है यहाँ पर, तो ऑब्जर्व किया है मैंने पर्सनली, मेरे को भी ये चीज़ प्रॉब्लम होती है, नकल साउंड, मतलब ये जो एग्जैक्टली क्रैकिंग नकल साउंड, तो ये कहीं ना कहीं आगे चल के ऐसी कंडीशन डेवलप करता है कि आपको नी पेन या इस तरह की चीज़ें हो सकती है फ्यूचर में। देखिए ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल हम थोड़ा बहुत स्ट्रेसेस भी होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। तो क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं डिजीजेस को ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, अपने अंदर। अब क्या होता है कि ये जो जॉइंट सरफेस है, जब ये एक दूसरे के ऊपर मूव करेगा तो थोड़ी बहुत आवाज़ आना नॉर्मल, ओके, ठीक है। तो ये जो क्रैकलिंग साउंड फ्रॉम एनी जॉइंट, ठीक है, अगर आ रही है थोड़े अमाउंट में तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये साउंड बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ये साउंड जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है, ऐसे केसेस में जो है हमें फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए
कि कोई और कारण तो नहीं है, जैसे कि आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस या गाउटी आर्थराइटिस, ठीक है, जिसमें यूरिक एसिड की वजह से होता है, ऐसा तो नहीं है। कुछ लोगों में क्या होता है, ये जो नी कैप है, नी कैप का जो अंडर सरफेस है वो पतला हो जाता है और उसके कारण से भी आवाज़ आ सकती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले, ठीक है। तो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले यंगर इंडिविजुअल्स में ज़्यादा होता है और इसमें जो नी कैप है उसके अंडर सरफेस जो होता है उसमें हल्की सी घिसावट सी आ जाती है। ओके, ठीक है। तो बेसिकली क्रैकलिंग साउंड बहुत ही कम है और पेन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। अपनी जो सराउंडिंग मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथनिंग के ऊपर वर्क करने से भी वो साउंड्स वगैरह रिड्यूस हो जाती हैं। प्लस एक रीएश्योरेंस जब पेशेंट को मिलता है कि नहीं ऐसा कुछ ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, तो भी उसको एक जो है काम लगने लगता है फिर। तो सर जैसे अभी आपने मेरे को एग्जैक्टली ये चीज़ बताई कि मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा फ्लूइड या कुछ ऐसा होता है, हाँ। तो ज़्यादातर लोग इसको ऐसे मतलब जब किसी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में जैसे हमें नहीं एक नॉलेज होती तो हम उसको कहीं ना कहीं किसी और वर्ड से रिलेट करते हैं। लोग कह देते हैं कि ग्रीस होती है पैरों में, वो खत्म हो रही है, इस वजह से मेरे दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक ऑयल लूँगा, यहाँ से मेरे को पता चला है तो उसको लगा के दोबारा से वो, तो ये पॉसिबल है कहीं कहीं तक कि ये सिर्फ ऐसे ही बस बातें हैं? देखिए, बेसिकली कोई भी एक्सटर्नल ऑइंटमेंट या जेल कुछ भी अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो एज सच ये आपके नी जॉइंट के अंदर नहीं पहुंच सकता है। तो कोई भी ऑर्थो ऑयल, कोई सा भी ऑयल अगर हम लगा के ये सोच रहे हैं कि हमारे घुटने के अंदर का जो लुब्रिकेंट है वो बढ़ जाएगा, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। ये क्या होता है, ये जितने भी ऑयल वगैरह हैं या कोई भी ऑइंटमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं कि एक सेंसेशन क्रिएट करते हैं हमारे स्किन के ऊपर। उसके कारण से क्या होता है कि हमारा ध्यान भटक जाता है दर्द के ऊपर से और हमें लगता है कि पेन रिलीफ आ गया है, बट एक्चुअली वो एज सच कुछ नहीं करता है। लेकिन हाँ, जब हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खा सकते हैं और पेन बहुत रेगुलर है, तो हम अगर ऑइंटमेंट लगा के अगर कुछ टाइम के लिए या अपने मन को जो है तसल्ली दे के इस पेन को अगर कम कर पाते हैं तो उसको लगाने में कोई नुकसान नहीं, ठीक है। बट हम उसको लुब्रिकेंट बढ़ाने के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सही थॉट नहीं है। जो ग्रीज है, घुटने के अंदर की जो ग्रीज होती है या लुब्रिकेंट होता है, उसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है कि आपका जो घुटना है, घुटने के ऊपर एक थैली होती है, उसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है थोड़ी थोड़ी मात्रा में साइनोवियल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता रहता है, जिसके कारण से उस जोड़ की एक तरह की लुब्रिकेशन होती रहती है। आफ्टर सर्टेन एज ये जो साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा है और जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, जिसके कारण से ये भी एक पार्ट होता है घिसावट का। तो हम जब ट्रीट कर रहे होते हैं ऐसे पेशेंट्स को, तो ये जो लिक्विड होता है, जो एक उसी का आर्टिफिशियल फॉर्म होता है, उसको हम इंजेक्शन के माध्यम से इंट्रोड्यूस करते हैं घुटने के अंदर और टेम्पररी रिलीफ देता है, ये भी तकरीबन 1 साल का। ओके, ठीक है। तो ये भी एक माध्यम है जिसके द्वारा हम एक आर्टिफिशियल ग्रीस को घुटने के अंदर डाल रहे हैं, जिससे कि वो उसको लुब्रिकेट करता है। लेकिन उसकी एक हाफ लाइफ होती है, तो जनरली 1 साल तक ही वो काम कर पाता है और वो भी अर्ली आर्थराइटिस में ही काम करता है। अगर काफ़ी एडवांस हो चुका है आर्थराइटिस तो इसका कोई रोल नहीं। तो सर ये एक मैंने टर्म कहीं पे पढ़ा था, बर्साइटिस, तो ये इसी फ्लूइड से रिलेट करता है क्या? बेसिकली बर्साइटिस जो होता है, जो हमारे बोनी प्रोमिनेंसेस हैं, सपोज ये एल्बो है, एल्बो के ऊपर ये हड्डी काफ़ी सुपरफिशियल है, तो ईश्वर ने क्या कर रखा है कि ऐसे बोनी प्रोमिनेंसेस जो कि काफ़ी सुपरफिशियल हैं, वहाँ पे एक कुशन दे रखा है, एक थैली दे रखी है, उसी को हम बर्सा कहते हैं। और कभी कभी इस बर्सा में भी सूजन आ जाती है, एक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इस चीज़ को हम कहते हैं बर्साइटिस। और ये थोड़ा पेनफुल हो जाता है बिकॉज इट्स ए इन्फ्लेमेशन। तो कहीं पे भी शरीर में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वो थोड़ा पेन प्रोड्यूस करता है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं बर्साइटिस, ठीक है। तो बर्सा एक्चुअली जो है एक क्वेश्चन है जो कि सुपरफिशियल बोनी प्रोमिनेंसेस पे शरीर के कई जगह पे मौजूद होता है। ओके, तो जिस तरह से जैसे ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपने बताया, एक ऑस्टियोपोरोसिस भी टर्म आता है, तो ये टर्म क्या है एग्जैक्टली सर?
देखिए, जब हम ओल्डर एज ग्रुप को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, जीरियाट्रिक पॉपुलेशन को देख रहे होते हैं, तो क्या होता है कि विद द एज हमारे शरीर में जो कैल्शियम बनने की क्षमता है वो कम होती जाती है, और जो शरीर से, बोन से कैल्शियम के निकलने की जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। तो एक इम्बैलेंस हो जाता है, कैल्शियम कम जा रहा है और ज़्यादा निकल रहा है, तो एक हड्डी से कैल्शियम एक तरह से रिजॉर्व हो रहा होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो बोन की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, जो एक उसकी कितना ठोस है, ये धीरे धीरे पोरोटिक बन जाता है, यानी कि वो खोखली होने शुरू हो जाती है। ये जो खोखला होना है हड्डी का, क्योंकि वो उस मिनरल को लूज कर रहा है, ठीक है, मिनरल से ही उसमें एक स्ट्रेंथ रहती है। तो जब ये मिनरल लूज हो जाता है तो वो पोरोटिक हो जाता है, और जो पोरोटिक हो जाता है तो एक तरह से हड्डी कमज़ोर होने लगती है, और इसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑस्टियोपिनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस में। जब हम अपने आप को आपकी ही एज के लोगों से कंपेयर करते हैं और आप -2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर हैं आपके अपने नॉर्मल से, तो फिर क्या होता है, हम उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली हड्डी की डेंसिटी की कमी है, जिसके कारण से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और जो है फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है। ज़्यादातर लोग जो है मैं मतलब देखता हूँ कि जिनको स्टार्टिंग होती है नी पेन वगैरह की, तो उनको लगता है कि अगर वो कॉन्टिन्यूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेडिसिन की तरफ भागते हैं। मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे हो जाती हैं धीरे धीरे, क्योंकि आदी हो जाते हैं ना उस चीज़ के कि हमें आज मेडिसिन खा ली तो एकदम आराम मिल गया, तो फिर उस चीज़ को कंटिन्यूस कर लेते हैं। तो ये सेफ रहता है सर नी पेन्स के लिए? एक्चुअली देखा जाए तो मेडिसिन तो क्या होती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती हैं, जो हम दर्द की दवाई कहते हैं। दे आर बेसिकली एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन। ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करके पेन को रिड्यूस करती हैं। लेकिन अगर हम एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन का इस्तेमाल लंबे समय तक करें तो ये कहीं ना कहीं हमारे किडनी पे, लिवर पे और भी बाकी हिस्सों पे असर करती हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं हमें नुकसान कर रही होती हैं। गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं, किडनी की अगर हम लगातार खाते जा रहे हैं तो कभी कभी क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, किडनी के इश्यूज आने लगते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ NSAIDs, जो दर्द की दवाई, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन आर नॉट सेफ, ठीक है। तो हमें इसको लिमिटेड टाइम के लिए ही यूज़ करना होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर हमें बहुत दर्द है तो हम इसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं ले सकते। जब इसकी रिक्वायरमेंट है तो हमें शॉर्ट ड्यूरेशन में इसको लेना सेफ है और लेना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अदरवाइज इन्फ्लेमेशन कम नहीं होगी। आइडियली ऐसी सिचुएशन में हमें जो दर्द का कारण है, दर्द क्या है, एक सिग्नल है बॉडी से, बॉडी जो है हमें बता रही है कि कुछ प्रॉब्लम है, देयर इज सम इन्फ्लेमेशन या कुछ ना कुछ इशू चल रहा है, उसी का सिग्नल। अगर हमें दर्द नहीं होगा तो हमारी डिजीज़ काफ़ी बढ़ जाएगी। तो दर्द बहुत ज़रूरी होता है। अगर दर्द हो रहा है तो हमें उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करनी चाहिए विथ इन्वेस्टिगेशंस, खून की जांच की, कहीं यूरिक एसिड की वजह से तो नहीं है, कहीं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया बाई की वजह से ये दर्द तो नहीं है, क्या ऑस्टियो आर्थराइटिस की वजह से है, या यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने की वजह से है। कई कारण होते हैं दर्द के, नी पेन की अगर हम बात करें तो हमें उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट, और जो एज अप्रोप्रिएट हों। अगर हम एल्डरलीज को देख रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि घुटने का दर्द ऑस्टियो आर्थराइटिस की वजह से है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से। अगर हम यंगर इंडिविजुअल्स को देख रहे हैं और नी में पेन रेगुलरली हो रहा है तो हमें देखना चाहिए कहीं ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से तो नहीं है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आजकल बहुत ही कॉमन है, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम धूप में नहीं निकल पाते हैं। इसके कारण से क्या होता है कि हमारे जो विटामिन डी लेवल्स हैं कम हो जाते हैं, और ये जो है हमारे बोन्स, जॉइंट्स, मसल सभी के लिए एक ज़रूरी विटामिन है। तो इस विटामिन की डेफिशिएंसी से हमने देखा है कि जोड़ों में दर्द भी बहुत कॉमन है। तो जैसे अभी सर आप इन्वेस्टिगेशंस का बता रहे थे, तो कॉमनली मान लीजिए जैसे इंडिविजुअल को लग रहा है कोई नी पेन का डेली शिकायत उसको हो रही है, और उसको किस तरह की इन्वेस्टिगेशन इनिशियल लेवल पे करना जैसा मैंने बताया कि सबसे पहला तो अगर एज को हम देख रहे हैं, यंगर है पेशेंट, तो हमें विटामिन डी कराना चाहिए, यूरिक एसिड कराना चाहिए, कभी कभी CBC भी कराना चाहिए, उससे भी हमें कुछ जानकारी मिलती है, और जो है विटामिन डी B12 के टेस्ट भी कराना चाहिए। इनसे हमें एक जानकारी लगती है कि ये इन कॉजेज़ को हम रूल आउट कर पाते हैं।
ESR और CRP भी जो है इन्वेस्टिगेशन है जो कि हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन के लेवल को बताते हैं। ओके। तो ये अगर हमारे शरीर में एक गठिया जैसा प्रोसेस चल रहा है तो ये ESR और CRP बढ़ा हुआ रहे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। इससे ऊपर हम जब चलते हैं, यंगर इंडिविजुअल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो कभी कभी हमें अगर इन सब चीज़ों से हम दर्द को नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि क्या कारण है, तो हमें MRI स्कैन कराना होता है यंगर इंडिविजुअल्स में। तो एक्सरे में यंगर पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती है, फिर भी एक बेसिक एक्सरे कराने में कोई नुकसान नहीं। MRI हमें एक्चुअली सब कुछ बता देता है, बहुत क्लियर एक हाँ, इन्फॉर्मेशन तो दे देता उससे होगा। अगर आपके कभी कभी मेनिस्कल सिस्ट होते हैं, यानी कि एक गद्दी होती है जो मेनिस्कस कहलाती है, उसमें भी सिस्ट हो जाता है, उसके कारण से भी दर्द हो सकता है। ओके, जिस पे शायद आई गेस मेनिस्कस रिपेयर की सर्जरी हाँ, वगैरह होती है। मेनिस्कस उस पे सिस्ट को हम रिमूव करते हैं, उसके बाद रिपेयर करते हैं। हाँ हाँ। इसके अलावा अगर कोई चोट लगी है पहले पास्ट में, तो हमें लिगामेंट की इंजरीज भी दिख जाती हैं। कार्टिलेज में अगर कोई डैमेज है तो वो भी MRI के माध्यम से दिख जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो MRI आज की डेट में एक जो है कॉमन इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे होता जा रहा है। हाँ, लेकिन हम वन गो में सीधा MRI नहीं एडवाइस करते हैं। अगर बाकी जो जानकारियाँ हैं, हिस्ट्री है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, एक्सरेज से अगर हम नहीं जान पा रहे तभी हम MRI की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसके साथ एक कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। तो ऐसा सर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मेनिस्कस रिपेयर या मेनिस्केक्टोमी एक होता है, तो इसकी वजह से भी हायर रिस्क होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का, ऐसा चांसेस हैं? देखिए क्या होता है कि कभी कभी जैसे हम कुछ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारा मेनिस्कस टियर हो गया, तो अगर इंडिविजुअल जो है हमारे पास शुरू में ही आ जाते हैं अगर, तो हम उसके मेनिस्कस को रिपेयर कर पाते हैं। लेकिन अगर ये चोट पुरानी हो गई, ठीक है, तो घुटने के मूवमेंट की वजह से वो जो टियर है वो एक तरह से लीनियर नहीं रह जाता है, वो थोड़ा चीथड़ा उठ जाता है उसका। ओके। तो अगर मेनिस्कस का जो टियर है वो स्ट्रेट नहीं है और उसका जो पैटर्न है वो कॉम्प्लेक्स हो चुका है, तो फिर हम उसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं मैंने दूरबीन के माध्यम से। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि मेनिस्कस को स्मूथ बनाने के लिए जो एरिया उसका फंस रहा है घुटने के अंदर, उस एरिया को हम कट कर देते हैं दूरबीन के माध्यम से ही। इसी चीज़ को हम पार्शियल मेनिसेक्टमी कहते हैं। ये टोटल मेनिसेक्टमी नहीं होती है, ये पार्शियल मेनिसेक्टमी होती है। मेनिस्कस का एक तरह से 30-40% एरिया हम निकाल सकते हैं आराम से। इवन कभी कभी हमें इससे ज़्यादा भी निकालने की ज़रूरत पड़ती है, बट ऐसा नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि उसके कारण से फ्यूचर में आर्थराइटिस होगा ही। ओके। इट कैन लीड टू एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने पार्शियल मेनिसेक्टमी की है तो आर्थराइटिस हो ही। तो आउट ऑफ 100% कितना चांसेस रहते हैं कि सर ऐसा मान के चल सकते हैं तो 20% के करीब। 90%। ओके। तो पार्शियल मेनिसेक्टमी की जगह इसीलिए ये मेनिस्कल रिपेयर का, जो आज से 15 साल पहले मेनिस्कल रिपेयर्स उतने कॉमन नहीं थे, लेकिन ऑफ लेट अब मेनिस्कल रिपेयर्स काफ़ी कॉमनली होने लग गए हैं और ये कॉमन सर्जरी होती है। तब इतना पता भी नहीं चलता था ना लोगों की इस तरह की, मतलब तो जैसे जैसे लोगों के अवेयरनेस बढ़ रही है, फाइनेंशियल स्टेट इम्प्रूव हो रहा है, तो इससे कारण से MRI बढ़ रहे हैं। MRI होने से अर्ली डायग्नोसिस होती है प्रॉब्लम की और हम उसको सही समय पर ट्रीट कर पाते हैं। तो सर ये जैसे कोविड-19 की वैक्सीन जिस टाइम पे लग रही थी, तो ये कई लोगों ने कोरिलेट किया, मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि वैक्सीन लगवाने की वजह से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ गई है या आर्थराइटिस होना स्टार्ट हो गई है, तो ये क्या लगता है आपको? देखिए मैंने भी कुछ केसेस देखे हैं, ठीक है। क्या होता है कि कोविड-19 वैक्सीन में जब हम कोई भी वैक्सीन लगाते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी, जो हमारा शरीर है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। ये एंटीबॉडीज़ ही हमें एक तरह की इम्यूनिटी देते हैं इन्फेक्शन से। कभी कभी कुछ लोगों में ये एंटीबॉडीज़ की जो मात्रा है अधिक बन जाती है, अधिक फॉर्म हो जाती है। ये आपके बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है। तो जो ये एंटीबॉडीज़ अगर अधिक बन जाते हैं, इनके अंदर एक मेमोरी भी होती है, इनको हम मेमोरी T सेल्स कहते हैं। तो ये जो मेमोरी T सेल्स हैं ये आपके शरीर में ट्रैवल करते रहते हैं और कभी किसी एक जॉइंट में जाके जमा हो सकते हैं और उस जोड़ में जाके सूजन पैदा कर देते हैं। तो एक्चुअली ये साइनोवाइटिस कहलाती है, उस जोड़ की एक तरह की साइनोवियल मेम्ब्रेन की सूजन पैदा कर देते हैं। ओके। और इसके कारण से कुछ लोगों को ऐसा देखा गया है कि घुटने में या उंगलियों में, पंजे में, बैक में पेन्स देखे गए हैं और इस चीज़ को हम एक तरह से रिएक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। तो ये
एक नोन एंटिटी है और पहले हम इसे डेंगू, चिकनगुनिया या टाइफाइड इन्फेक्शन के बाद देखते थे, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में ही पोस्ट कोविड सिनेरियो में बहुत सारे लोगों को जोड़ों में दर्द देखा है और जो है ये हम इसे एक तरह से रिएक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं, इन रिएक्शन टू दैट इन्फेक्शन। ओके। ठीक है, तो कोविड-19 वैक्सीन भी क्या है, एक तरह का इन्फेक्शन का एटेन्यूएटेड फॉर्म है और उसकी वजह से भी ऐसा होता है। तो सर जैसे आप डेली मतलब आपकी ओपीडीज रहती हैं, तो उस टाइम में कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मतलब आपके पास तो डेली बेसिस पे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, तो क्या लगता है कि आपको ज़्यादातर किस तरह के मिथ्स लेके आते हैं जो आपको लगता हो, आप फिर उन्हें समझाते हो कि यार ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो आप फेस करते हो? अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग मिथ्स होते हैं। जैसे कि अगर हम एल्डरली पॉपुलेशन की बात करें तो नी रिप्लेसमेंट को लेके बहुत मिथ्स हैं लोगों के अंदर। ओके। ठीक है, नी रिप्लेसमेंट को लेके एक सबसे कॉमन तो मिथ यही रहता है कि ये एक मतलब सक्सेसफुल सर्जरी नहीं है। और वो एक एग्जाम्पल ये भी एक ये देते हैं कि जब वाजपेयी जी का ही सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा। तो एक बहुत ही कॉमन मिथ है, ये पहला ही सवाल होता है जब भी हम नी रिप्लेसमेंट की सिचुएशन में होते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है। क्या होता है कि नी रिप्लेसमेंट एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरीज में से है ऑर्थोपेडिक्स में, और आजकल ये इतनी सक्सेसफुल है कि ऑलमोस्ट आजकल जो हम सर्जरीज कर रहे हैं उसमें से हर तीसरी सर्जरी नी रिप्लेसमेंट। तो नी रिप्लेसमेंट इतना कॉमन है, और इसके कॉमन कोई भी चीज़ कॉमन क्यों है, क्योंकि ये एक सक्सेसफुल चीज़ है। ओके। तो जब हम ये जो मिथ है तभी तक मिथ रहता है जब तक हमें उसकी बहुत रियल ज़रूरत नहीं हो। जब किसी इंडिविजुअल का पेन इस लेवल का बढ़ जाता है कि उसे चला ही नहीं जा रहा है, तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, और ऐसे पेशेंट्स के लिए ही नी रिप्लेसमेंट सबसे अच्छा है, क्योंकि उसका पेन इतना सीवियर है और उसके पास कोई ऑप्शंस अभी नहीं बचे हैं, कोई मेडिसिन, एक्सरसाइजेस, इंजेक्शंस काम नहीं कर रहे हैं, तो मिला जुला के नी रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन बचता है। तो ये लॉन्ग टर्म सेफ है सर? बिल्कुल, नी रिप्लेसमेंट आज सुबह भी हमने किया है और ये एक बहुत ही कॉमन सर्जरी है। इस सर्जरी में बेसिकली हम इसकी सतह को बदलते हैं। ओके। तो बेसिकली कई लोग ये सोचते हैं कि ये पूरा घुटना काटा जाएगा, हड्डी निकाली जाएगी और दूसरा मेटल का पीस लगाया जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इस पे मैग्नेट फिक्स करते बिल्कुल। तो बेसिकली क्या है कि हम इसमें क्या करते हैं कि इसकी सतह खराब हो गई है, तो अब इसकी सतह को ही सिर्फ चेंज करते हैं। ये एक सरफेस रिप्लेसमेंट होता है। हम क्या करते हैं कि एक पैटर्न में इसकी जो सतह खराब हो गई है उसको हम हटाते हैं और मेटल की एक परत जिसको इम्प्लांट कहते हैं, वो सिर्फ एक 9 मिलीमीटर की एक लेयर होती है। वो एक शेप में होता है, जिस शेप में हम इसने बोन को कट किया उसी शेप का वो होता है, और उसको हम बोन सीमेंट के माध्यम से बोन के एंड्स पे चिपका देते हैं, और जो प्रॉब्लम थी, जो घुटने के बीच का जो स्पेस था वो रिड्यूस हो गया है। ये दोबारा से वो स्पेस क्रिएट हो जाता है और ऑपरेशन के बाद वो दर्द हमारा चला जाता है। हम दोबारा से 3 से 4 किलोमीटर चल पाते हैं और अपनी जो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ है वो सारी कर पाते हैं। तो जिन लोगों ने नी रिप्लेसमेंट कराया है और काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, फिर वो फर्दर फीडबैक देते हैं लोगों को, और इसी तरीके से ये एक कॉमन सर्जरी हुई है। कोई हम किसी के जो है बेसिकली ये पेशेंट टू पेशेंट वर्ड ऑफ माउथ से ही आज की डेट में नी रिप्लेसमेंट काफ़ी कॉमन सर्जरी हो गई है, ड्यू टू लोगों की थोड़ा अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ी है, अवेयरनेस भी एक चीज़ है, इम्प्लांट कॉस्ट कम हुए हैं, और प्लस आज की डेट में जो हॉस्पिटल्स में सुविधाएं भी बढ़ी एंड नंबर ऑफ सर्जन्स भी बढ़े इसको करने वाले। ये सारे फैक्टर्स के कारण से अब ये एक कॉमन सर्जरी है। अब इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ये हम भी इसको लेके स्केप्टिकल होते थे, हम भी इसको उतना एक्सेप्ट नहीं करते थे, प्लस जो इस सर्जरी को नहीं कर रहा है वो इसको लेके थोड़ा सा अगेंस्ट होते थे, क्योंकि उन्होंने उसके रिजल्ट्स नहीं देखे। ओके। ठीक है, लेकिन आज की डेट में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, और अगर हम इसके सेटिस्फैक्शन लेवल की बात करें तो ऑलमोस्ट 95 to 97% ये जो है लोग इसको कराने के बाद खुश रहते हैं। तो सर थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्यूरियस हूँ, नी रिप्लेसमेंट जब किसी पेशेंट की हो जाती है, अगर मैं अर्ली एजेस या यंगस्टर्स वगैरह की बात करूँ तो हम लोगों को बड़ा शौक होता है कि बॉडी फिट रखनी है, जिम करना है और रनिंग करनी है, तो वो पेशेंट क्या रनिंग वगैरह प्रॉपर कर सकते हैं? देखिए, ये नी रिप्लेसमेंट यंगर इंडिविजुअल्स की सर्जरी नहीं है,
ये नी रिप्लेसमेंट जो है 50 इयर्स के बाद की ही सर्जरी। तो 50 साल के बाद ऐसे भी हमारी जो थोड़ी सी एक्टिविटीज़ है थोड़ी सेडेंटरी हो जाती है, लेकिन फिर भी नी रिप्लेसमेंट के बाद हम रनिंग कर सकते हैं। हमें जो चीज़ मना होती है पालथी मार के बैठना और स्क्वाट करना, ये चीज़ हम कर पाते हैं, लेकिन इसको करने से उसका वियर एंड टियर ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हम उसको उतना एडवाइस नहीं करते। मैं इसको एक तरह से गाड़ी के टायर्स के साथ अगर हम कंपेयर करें कि अगर हम उसको आराम से अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी लॉन्गेविटी बढ़ेगी, अगर हम उसका रफ इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसकी लॉन्गेविटी कम होगी। तो इसीलिए ये एक वन टाइम सर्जरी है, तो हम चाहते हैं कि ये उसका आराम से इस्तेमाल हो। हाँ, आराम से आप 3 से 4 किलोमीटर चल सकते हैं, 4 से 5 फ्लोर चढ़ सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, लाइट रनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक्टिव स्पोर्ट्स जिसमें गिरने का खतरा हो, आइडियली वो नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए आफ्टर नी रिप्लेसमेंट। और ये सर्जरी 50 साल के बाद ही जनरली की जाती है। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें यंगर इंडिविजुअल्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके। तो सर इसमें पर्टिकुलरली हमारी लाइफस्टाइल का भी कोई रोल रहता है कि जिसके ज़रिए हम इसको थोड़ा-सा मेंटेन करके रखें और कहीं न कहीं हमें नी पेन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना बिल्कुल, पड़े? लाइफ़स्टाइल जो है बेसिकली जैसा लाइफ़स्टाइल तो इसमें ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ है। हाँ। अगर हम अपने लाइफ़स्टाइल को सही रखेंगे तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो इसी तरीके से नी पेन भी लाइफ़स्टाइल से काफ़ी रिलेटेड है। जैसे हमारा लाइफ़स्टाइल से हमारा बॉडी वेट रिलेटेड है। अगर हम बहुत मीठा खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, तो क्या है, हम विल गेन वेट। तो हमारे हाइट के हिसाब से हमारा एक पर्टिकुलर वेट होना चाहिए, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। अब अगर हम उस बॉडी मास इंडेक्स से ऊपर हैं, हमारा बॉडी वेट ज़्यादा है, तो फिर ये सारा लोड हमारे जॉइंट के ऊपर पड़ेगा और हमारी कार्टिलेज जल्दी घिसने लगेगी। ओके। तो इसलिए हमें अपने वेट को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वेट को अगर सपोज़ कि कुछ इंडिविजुअल्स का वेट ज़्यादा भी है, तो भी अगर हम कुछ उपाय करें तो वेट कम किया जा सकता है और ये बहुत प्रैक्टिकल है। बस हमें अपने मन को थोड़ा-सा समझाने की ज़रूरत है। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बहुत रेगुलरली बताता हूँ कि वेट कम करने के लिए एक तो मीठा खाना कम करें या छोड़ दें कुछ महीनों के लिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की भी एक मिथ है। मिल्क प्रोडक्ट्स को कुछ महीने के लिए कम कर सकते हैं, उसमें कर्ड ले सकते हैं, बट प्योर मिल्क कम लें। इसके अलावा जो रात का खाना है, अगर हम जल्दी खाएं, तो मैंने ये देखा अपनी प्रैक्टिस में, मैंने हज़ारों लोगों के वेट कम किए हैं सिर्फ ये 3 चीज़ें प्रैक्टिस करके। फॉलो करके। मिल्क जहाँ तक है, हम उसका इंटेक अगर बहुत मात्रा में कर रहे हैं, सिर्फ ये सोच के कि उसके अंदर कैल्शियम है और हम कैल्शियम की मात्रा को ले रहे हैं, तो ये सही नहीं है। कैल्शियम हर चीज़ में होता है। तो हम जब एक बैलेंस डाइट ले रहे होते हैं, तो उसमें कैल्शियम हर चीज़ में हमारे अंदर में जा रहा होता है। जैसे रागी एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। ओके। तो जब हम मिक्स्ड आटे की रोटी खाते हैं, तो उसमें रागी की मात्रा भी होनी चाहिए, जिससे कि आपका कैल्शियम डेली जाता रहे हमारे शरीर में। और कैल्शियम यंगर इंडिविजुअल्स में एज सच बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो यंगर इंडिविजुअल्स को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आप कैल्शियम खा रहे हैं, सिर्फ उसका कोई ख़ास इंडिकेशन नहीं है। कैल्शियम 50 साल के बाद फीमेल्स में और 60 साल के बाद मेल्स में ही खाने की ज़रूरत होती है। और यंगर में सिर्फ फीमेल्स में ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जो डाइट से पूरी नहीं होती। अदरवाइज़ हमें रेगुलर कैल्शियम खाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ये जो सर 30+ वाला हाँ, जो ये वुमेन्स के लिए जो प्रमोट होता है, नहीं, इसका ये कोई मतलब सेंस नहीं बनता। 30+ में एज सच कैल्शियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब फीमेल्स मेनोपॉज को क्रॉस करती हैं, तो उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण से कैल्शियम वो लूज़ करती हैं। तब जाके उस टाइम में हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि 30+ में। और सर जैसे ये जो नी रिप्लेसमेंट की जो कंडीशन है, वो किसी भी इंडिविजुअल जो जैसे कि अभी आपने बताया 50+ में, तो वो कब ऐसी सिचुएशन आती है कि उनको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम हमेशा परेशान रहते हैं कि हमें एज ए पेशेंट कि हमें जल्दीबाजी तो नहीं कर रहे हैं हम नी रिप्लेसमेंट कराने में, क्या ये राइट स्टेज है। कई बार हम हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट करते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कराना चाहिए या हमें अदर मेथड्स के ऊपर जाना चाहिए। मैं
इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें अगर कम भूख लगी हुई है, अगर हम उस टाइम में खाना खाते हैं तो हमें वो उतना अच्छा नहीं लगता है। अगर हमें अधिक भूख लगी है और उस टाइम में हम खाना खा रहे हैं तो उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू भी अच्छी है और हमें अच्छा भी लगता है, वो उस खाने की अहमियत हमें महसूस होती है। तो इसी तरीके से नी रिप्लेसमेंट का भी है, जब आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी सफ़र कर रही हैं, हमारा जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो हार्डली 200-300 मीटर रह जा रहा है, हम अपने घर के भी काम डे टू डे एक्टिविटीज़ भी करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें वॉकिंग स्टिक वॉकर की आवश्यकता लग रही है और हमें रेगुलरली पेन किलर खाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो एक तरह से हम नी रिप्लेसमेंट के पास पहुंच रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आपको 15 डेज से दर्द शुरू हुआ है और आपने एक्सरे कराया, उसमें घुटना आपका ख़राब निकला है तो वी शुड गो अहेड विद नी रिप्लेसमेंट, ऐसा नहीं है। हमें पहले हमेशा अदर ऑप्शंस को ट्राई करना चाहिए, थोड़े दिन मेडिसिन खानी चाहिए, कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव ड्रग्स होते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस होते हैं, स्टेम सेल्स इंजेक्शंस होते हैं, आजकल PRPP इंजेक्शंस होते हैं, ये सब भी हमें ट्राई करना चाहिए। और जब ये सब मेथड्स नहीं काम कर रहे हैं तो फिर हमें नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अगर हमारा पेन इतना सीवियर है कि हमें जीवन मर्तबा कुछ भी छोटे मोटे से कार्य हैं, इनफैक्ट वॉशरूम हमें कहीं जाना है, वॉशरूम क्या अगर 200 मीटर तक भी अगर हमें जाने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर हमें नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन नी रिप्लेसमेंट शुड ऑलवेज बी द लास्ट ऑप्शन। ओके। तो सर अगर मैं बात करूं बोन्स की, क्योंकि कहीं ना कहीं वही चीज़ रिलेटेड है, तो किस तरह के हम मतलब खान पान का ध्यान रखें जो हम अपने बोन्स को हेल्दी रख सकें? टॉप 5 ऐसे कुछ फूड या फ्रूट्स हो जिसको हम कंज्यूम करके अपने बोन्स को जो है वो हेल्दी रख सकें। देखिए, बेसिकली हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। दैट डजंट मीन कि हम बहुत सारे फ्रूट्स ही खा रहे हैं, बहुत सारे सीरियल्स खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट शुड बी ए बैलेंस डाइट। जब भी हम पढ़ते हैं, जब हम एक डाइट के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें टर्म आता है बैलेंस डाइट। तो उसमें हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी मात्रा होने से हमारा शरीर को हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे हमारे बोन्स को भी सिर्फ कैल्शियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको भी हर तरह के मिनरल्स, बाकी चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा फोकस सिर्फ कैल्शियम के ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके। तो जब हम एक बैलेंस डाइट, हम हरी सब्जियां भी खा रहे हैं, हम फ्रूट्स भी खा रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें एक बैलेंस में हर चीज़ मिल रही होती है और उससे हमें एक फ़ायदा, हमारे बोन्स को न्यूट्रिशन मिलता है। तो बेसिकली अगर हम ऐसे बात करें तो जो बच्चे हैं, यंगर एडल्ट्स हैं, उनको मिल्क लेना चाहिए, ठीक है, और रागी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, स्पेशली अगर हम कैल्शियम की हम बात कर रहे हैं। और बाकी जो हमारे एग हैं, दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो हम एग योक को हटा के जो वाइट है अगर हम खा रहे हैं तो वेरी न्यूट्रिशियस, और बोन्स के लिए प्रोटीन्स की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें एग कंज्यूम करना चाहिए। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इम्पोर्टेंस है एंड फ्रूट्स का भी है, तो जो है ये सब मिला के हमें लेना चाहिए। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर बोन्स, इट इज़ फॉर ओवरऑल हेल्थ। हमारी मसल्स भी उतनी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि बोन्स को हमें मसल्स ही सपोर्ट कर रही होती हैं, और ये मसल्स अगर वीक हो जाएंगे तो फिर वो बोन्स को न्यूट्रिशन नहीं देंगे। एक तरह से ये हड्डी की जड़ जो है मसल्स में ही है। तो ये सारा न्यूट्रिशन, सारी ब्लड सप्लाई मसल के माध्यम से ही बोन में जा रही है। मसल्स का इसीलिए एक्सरसाइजेस की इम्पोर्टेंस। अगर हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो मसल की टोन अच्छी रहेगी, और मसल की टोन जो है बोन की डेंसिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किस तरह की एक्सरसाइजेस हमें डेली बेसिस पे करनी चाहिए? एक तो मैं कहूँगा कि हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इन एनी एज ग्रुप। ओके। कोई भी इंडिविजुअल, चाहे यंग है चाहे ओल्डर है, अगर वो 40 मिनट ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं। ब्रिस्क वॉक क्या मतलब? ब्रिस्क वॉक यानी कि अगर हम ट्रेडमिल पे जैसे चल रहे हैं, हम अगर 6 की स्पीड से चल रहे हैं तो एक तरह से हमें तेज टहलना हो। ओके, ठीक है। तो उसका 2 एडवांटेजेस हैं। कभी कभी आजकल हम ये देख रहे हैं कई लोगों में, अगर हम बहुत ही
विग्रस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं हम्म, तो हार्ट अटैक्स वगैरह के भी चांसेस होते हैं। हाँ वो न्यूज़ में और तो इस तरह से तो एक हमारे मन में भी डर रहता है। हम्म, तो क्या है कि हम एकदम से बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सरसाइजेस ना करके अगर हम तेज टहल रहे हैं हम्म, तो वो एक सेफ माध्यम भी है। हम्म, हमारी मसल्स बोन सबकी एक अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। हम्म, इसके अलावा 10 से 15 मिनट योगा से हमारी जो मसल टेंडन्स इन सब की एक स्ट्रेचिंग होती है, उस वो भी काफ़ी फ़ायदा करती है। हम्म, तो योगा एंड ब्रिस्क वॉकिंग अच्छे एक्सरसाइजेज हैं। ट्रेडमिल का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, बट अगर आपके आसपास नेचुरल इन्वायरमेंट है तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे हम सनलाइट भी ले रहे हैं और सनलाइट ही एकमात्र सोर्स है विटामिन डी का। हम्म। तो सर ये तो जैसे रेमेडीज की जब बात आती है तो लोग आजकल नेचुरोपैथी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और एक फिजियोथेरेपी को भी एक बहुत बड़ा वो रोल माना जा रहा है। तो ये किस तरह मतलब ये आफ्टर सर्जरी ज़्यादा वो रहता है या बिफोर सर्जरी? नहीं, देखिए फिजियोथेरेपी का जो रोल है वो सिर्फ सर्जरी से ही रिलेटेड नहीं है। हमें कोई निगल है, कोई पेन है, कोई मसल हमारी वीक है, अगर हमारी कोई गेट में प्रॉब्लम है, हमारे पोस्चर में प्रॉब्लम है, तो इन सब को इम्प्रूव करने में एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है। और कई बारी हम सर्जरीज को अच्छे फिजियोथेरेपी के माध्यम से मसल्स को स्ट्रेंथन करके सर्जरीज को भी अवॉइड कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी, हाँ डेफिनेटली सर्जरी के बाद तो खैर फिजियो का काफ़ी रोल होता ही है, जैसे नी रिप्लेसमेंट हो गया या ACL घुटने का जो लिगामेंट, जो सर्जरी है। ACL रिकंस्ट्रक्शन हो गया, तो इसके बाद से तो काफ़ी वाइटल होते हैं, क्योंकि उस दौरान पेशेंट खुद से उसको अवेयरनेस नहीं होती है कि किन एक्सरसाइजेस को करा जाए, किन को नहीं करा जाए, तो उसमें फिजियो का काफ़ी रोल होता है। और फिजियो एक कंट्रोल्ड मैनर में पेन को देखते हुए वो अपनी एक्सरसाइजेस को ग्रेजुएट करता है, जिससे कि हमारी रिकवरी बहुत जल्दी होती है। ये तो सर्जरी के बाद है। और ऑपरेशन से पहले भी कई बार नी रिप्लेसमेंट के बाद एक्सरसाइजेस कराने से हमारी मसल की स्ट्रेंथ अच्छी रहती है और पोस्ट ऑप रिकवरी में हमें बहुत फ़ायदा होता है। और नेचुरोपैथी जो है ये देखिए नेचुरोपैथी इज़ लाइक कि देखिए कोई भी चीज़ अगर एविडेंस बेस्ड हो तो उसका ज़्यादा वैल्यू होती है। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि अगर कोई भी माध्यम है ट्रीटमेंट का जी वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसको एक साइंटिफिक मैनर में प्रेजेंट करना भी ज़रूरी होता है। तो अगर कोई भी पद्धति नेचुरोपैथी हो या कोई भी चीज़ हो, आयुर्वेद हो, कुछ भी हो, तो उसको अगर हम साइंटिफिक मैनर में 100 पेशेंट हैं उनके ऊपर ऐसा किया गया, 100 पेशेंट हैं उसके ऊपर ऐसा नहीं किया गया, ठीक है, उनको आपस में कंपेयर किया गया और देखा गया कि हाँ इससे कोई फ़ायदा है या नहीं। सिर्फ चीज़ों को एज्यूम करने से बात नहीं बनती। तो जब हम सर मिथ्स की डिस्कशन कर रहे थे तो हमने नी रिप्लेसमेंट की बात की, तो कुछ और उसके अलावा ऐसे मिथ्स हैं जो मतलब कहीं ना कहीं आपको फेस करने पड़ते हो, पेशेंट्स आते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो अपने कई बार ऐसे ऐसे सवाल लेके आते होंगे जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक मिथ भी होता होगा जिसको आप, तो और कुछ ऐसे मिथ्स? अगर हम जैसे नी रिप्लेसमेंट्स में ही ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं वैसे अगर देखा जाए, जैसे लोगों को ये रहता है कि इसकी लाइफ कितनी होगी, ठीक है, नी रिप्लेसमेंट की लाइफ कितनी होगी। नी रिप्लेसमेंट बेसिकली क्या है कि एक मेटल है जो कि एक सरफेस पे हमने चिपका दिया। अब अगर अंडरलाइंग बोन अच्छी है तो इसकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। जैसे कि अगर हमने कोई कील एक दीवार में लगाई तो ये कील कितने दिन तक इस दीवार में लगी रहेगी, एक तो उस कील की शार्पनेस पे भी होता है और उस दीवार की जो कितनी खोखली पे भी होता है। अब अगर उस दीवार की डेंसिटी कम है और अगर हमने उसको नहीं मेंटेन रखा लॉन्गर रन में, तो फिर ये धीरे धीरे कोलैप्स करने लगे और ये नी रिप्लेसमेंट के फेलियर का सबसे बड़ा कारण होता है लूजनिंग ऑफ इम्प्लांट्स, क्योंकि उस नी रिप्लेसमेंट का जो बेस था वही कमज़ोर था। ओके ठीक है, तो हमें ऐसे केसेस में जब हमें ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा है जो कि जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में एल्डर्स में होता है, हम इस नी रिप्लेसमेंट्स में भी कुछ वेरिएशंस करते हैं। जैसे स्टेम लगाते हैं, एक डिवाइस होती है जो कि घुटने के अंदर जाती है और उसके ऊपर नी रिप्लेसमेंट सेट करता है, तो इसके कारण से जो लोड है वो उस स्टेम जो वो रॉड है उसके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस करने होते हैं ऑस्टियोपोरोटिक इंडिविजुअल्स में इन नी रिप्लेसमेंट। लेकिन नॉर्मली भी अगर हमने अपने घुटने अपने बोन्स का ख्याल नहीं रखा,
अगर हमने अपनी डेंसिटी को सही नहीं रखा तो फिर जो है आगे चल के, और ये डेंसिटी को सही रखने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो उपाय है वो है एक्सरसाइजेस। तो नी रिप्लेसमेंट के बाद जो एक्सरसाइजेस लोग करते हैं वो मतलब खुद से जो जनरली जो खुद से जो एक्सरसाइजेस करते हैं ये लाइफ लॉन्ग करना होता है। ये हमें रोकना नहीं चाहिए। कई लोग जब वो ठीक हो जाते हैं वो एक्सरसाइजेस छोड़ देते हैं तो उनकी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और बोन भी कमज़ोर हो जाती है। बोन कमज़ोर हो गई तो वो नी रिप्लेसमेंट के लोड को नहीं ले पाएगी। तो इसलिए हमें बोन को स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना होता है। और मिथ्स अगर हम डिस्कस करें इसके कॉस्ट को लेके होती है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपेंड करता है कि हम किस तरह के इम्प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, किस हॉस्पिटल में ये सर्जरी कर रहे हैं, किस कैटेगरी ऑफ रूम को लेकर हम जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर एक फाइनल एक प्राइस आता है। सिर्फ एक फिगर को नहीं हमें दिमाग में लेना चाहिए, और ये एक कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस उसमें ये कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी कई लोगों में एक वो रहता है कि यहाँ इतना कॉस्ट है, ये उधर इतना कॉस्ट है। तो हमें कंपैरिजन जो करना चाहिए, हॉस्पिटल किस तरह के हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में कर रहे हैं, छोटे हॉस्पिटल में कर रहे हैं, हम इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों पे इसका कॉस्ट आता है। बाकी और मिथ्स तो जैसे इसकी लॉन्गेविटी को ही लेके है, तो अगर एक एवरेज बिल्ड इंडिविजुअल्स में ये आराम से 20 to 25 ईयर्स इसकी एवरेज लाइफ होती है। और मैंने ही अपने पेशेंट्स में जो मैं लास्ट 15 ईयर से नी रिप्लेसमेंट्स कर रहा हूँ, अभी तक मैं आराम से फॉलोअप कर रहा हूँ। तो देखा जाए तो ऐसा लॉन्गिविटी का इसका इशू नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ ये 5 से 6 साल ही चलेगा, ऐसा नहीं। अगर हम किसी भी चीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा। सो सर कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी वाइज एडवांसमेंट्स आए हैं, जैसे मतलब आजकल बहुत जगह पे ये देखने को सुनने को मिलता है रोबोटिक सर्जरीज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, तो उसका वो तो ये अच्छा सवाल आपने पूछा। लोगों के मैं बताता हूँ एक बहुत बड़ी पिक्चर क्या रहती है कि जब रोबोटिक सर्जरी की बात है तो लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि रोबोट करेगा सर्जरी, रोबोट ही करने वाला है सर्जरी, तो हम तो विश्वास नहीं कर सकते। कई बार वो चीज़ें उनको एग्जैक्टली पता नहीं होती। तो एक बार इसको थोड़ा सा अगर आप देखिए, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट इंडिया में तो नया है, लेकिन अगर बाहर की कंट्रीज में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स पहले ये इंट्रोड्यूस हो चुका है। और कोई भी चीज़ अगर 10 साल तक काम कर रही है और अच्छे रिजल्ट्स दे रही है तो दैट मीन्स कि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। बेसिकली रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, हम पेशेंट का एक ऑपरेशन से एक दिन पहले एक सीटी स्कैन करते हैं घुटने का। ये सीटी स्कैन जो है सारा डेटा हम इसे अपने बेंगलोर, जैसे हमारे यहाँ स्ट्राइकर का रोबोट है तो हमारे यहाँ से ये डेटा बेंगलोर में जाता है। वहाँ पे ये इसको स्टडी करते हैं और एक इम्प्लांट का एक जो शेप, साइज, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करते हैं कि हम किस तरह का, किस साइज का इम्प्लांट आपके लिए परफेक्ट रहेगा, ये हम इसको जज करते हैं। तो जब हम इसको एक प्लान हमारा वहाँ से बन के आ जाता है और हमारे रोबोट में ये फीड हो जाता है ओटी के अंदर। अब जब हम सर्जरी करते हैं 90% ऑफ द सर्जरीज हम ही करते हैं, मतलब इंसान ही है वहाँ पर, तो उसका वो अभी वो स्टेज नहीं आई, हो सकता है फ्यूचर में और एडवांसमेंट्स हो, एआई का और इस्तेमाल हो तो वो स्टेज भी आए। लेकिन अभी आज की डेट में 90% ऑफ द रोबोटिक सर्जरी में जो पार्ट होता है हमारा होता है, और सिर्फ 10% पार्ट रोबोट की मदद से हम ही करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली सारी सर्जरीज हम ही कर रहे होते हैं, लेकिन उसको और एक्यूरेट बनाने में रोबोट हमारी मदद कर रहा होता है। तो एक्चुअली ये एक रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट होता है, ना कि रोबोटिक। ठीक है। तो रोबोटिक का जो असिस्टेंस है वो होता है इसके परफेक्ट साइज को डिटरमाइन करने में और इसके परफेक्ट प्लेसमेंट को डिटरमाइन करने में। जब हम नॉर्मली नी रिप्लेसमेंट्स कर रहे होते हैं तो एक ग्रॉस सर्जरी है, जनरली उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। लेकिन जब हम इसको जब हम रोबोट के माध्यम से कर रहे होते हैं तो हमारे पास पहले से ही ये सारी जानकारी रहती है और इंट्रा ऑपरेटिवली हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम नी घुटने को खोलते हैं, एक्सपोज करते हैं, बोन को सामने रखते हैं और कंप्यूटर के अंदर डेटा रहता है। अब रोबोट की बारी आती है, रोबोटिक आर्म को हम प्रेस करते हैं और
जैसा डेटा फीडेड रहता है उसके बेसिस पे वो उस बोन कट्स को लेता है। तो जो बोन कट्स का जो लेने का स्टेप है ये रोबोट के द्वारा किया जाता है, लेकिन हम ही उसको कर रहे होते हैं, रोबोट हमारी हेल्प कर रहा होता है। ओके, मतलब वो मशीन भी रन जो है वो डॉक्टर्स ही कर रहे होते हैं, हम ही प्रेस करते हैं। हाँ। और लेकिन जो पहले से ही एक प्लान बना हुआ है उसके हिसाब से ही वो करता है, और हम भी वहाँ पे अवेयर रहते हैं और उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कंप्यूटर से तो कोई गलती नहीं हो रही, कोई रोबोट से तो कोई गलती नहीं हो रही है, वो भी हम देख रहे होते हैं। क्योंकि ये सिस्टम अभी इंडिया में नया है, तो जैसे लोगों को उतना ट्रस्ट नहीं है, हमें भी अभी हम इसको लेके स्केप्टिकल होते हैं और हमेशा हम उसको अपने खुद से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि कहीं इसमें किसी भी तरह का फ्लॉ तो नहीं आ रहा है। बट हमने जो भी अभी तक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स किए हैं उसमें हमें बड़ा ही सरप्राइज़ मिला है, और हमने ये देखा है कि इसमें नी पेन काफ़ी कम होता है आफ्टर सर्जरी। जो हम नी पेन को देखते हैं, साइज ऑफ इंसिजन भी स्मॉल रहता है, जो बोन हम कट कर रहे हैं उसकी मात्रा भी हमें बहुत कम कट करनी पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर हमें उसके प्लेसमेंट को इस हिसाब से रख देता है कि उसमें हड्डी कम काटनी पड़े और परफेक्टली प्लेस हो जाए। मतलब सारी बात सिर्फ क्वालिटी की नहीं है, एक्यूरेसी की एक्यूरेसी की है। तो अगर मैं कहूँ कि ये क्या हेल्प करता है, तो हमें एक्यूरेट इम्प्लांट को एक्यूरेट जगह पे रखने में वो एक, अगर हम सपोज हम कहीं जा रहे हैं, हमें उसका रास्ता नहीं पता है और हमने नेविगेशन लगाया, ठीक है, तो एक तरह से हमारे पास एक मैप है, 3D मैप हमारे गाड़ी में चल रहा है। राइट। तो हम ज़्यादा एक्यूरेटली वहाँ पहुँच सकते हैं बिना स्ट्रगल किए, रादर देन हम किसी से रास्ता पूछ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नेविगेशन है, इट इज़ बेसिकली रोबोटिक असिस्टेड नेविगेशन। अगर जिनके एल्डर्स में नी की प्रॉब्लम है, उनके यंगर्स को भी नी की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। ये एक जेनेटिक जो है प्री डिस्पोजिशन ट्रांसफर भी होता है, बहुत जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, स्पेशली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो सब कुछ जेनेटिक्स बेस्ड है, एक ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है, जिसमें कि हमें जोड़ों में दर्द हो रहा है, अकड़न लग रही है, ठीक है, सुबह के टाइम में, और इसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, यानी कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स उनमें रही है, तो हम हमेशा फैमिली हिस्ट्री जरूर पूछते हैं इंडिविजुअल्स को, कि हमें उससे एक आइडिया लगता है कि और इसमें हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। किडनी से ही हमारा विटामिन डी फॉर्मेशन होता है। ओके, किडनी एंड लिवर, ये 2 स्टेजेस होते हैं विटामिन डी के प्रोसेसिंग में। अगर किडनी में प्रॉब्लम होगी तो हमारा विटामिन डी ठीक से नहीं बनेगा, विटामिन डी ठीक से नहीं बनेगा तो हड्डियों में भी प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से आपका किडनी का रोल हमारे कैल्शियम के मिनरल फॉर्मेशन वगैरह में भी होता है, तो हमें जो है किडनीज का रोल है बोन्स के साथ। मतलब अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो चांसेस हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी कॉमन होता है, प्लस हीलिंग, किडनी के जो पेशेंट्स हैं उनमें हीलिंग के इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो हम अगर कोई सर्जरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर किडनी का इशू है तो हमें उसमें एक्स्ट्रा ख्याल रखना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार हूँ और मैं यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं यहाँ पे मेनली नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज और कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा को डील करता हूँ, और आप सभी लोगों को आज मैं नी पेन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो मैंने जानकारी दी, इसमें हेल्थ ट्रॉबो का बहुत बड़ा योगदान है, और इनके माध्यम से आज ये एक कॉमन वर्ड्स में, एक सिंपल लैंग्वेज में हमने नी की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। इसके लिए मैं हेल्थ ट्रॉबो का शुक्रगुजार हूँ, और इस तरह के सेशंस हम आगे भी करते रहेंगे और आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में ये जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू। बदलेंगे सोच, बनेंगे स्वस्थ, जागरूक होगा भारत। थैंक यू।